हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हदी हियर। आज फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी, वहाँ पर हमने पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं। ये उस चैप्टर का चौथा लेक्चर जो है आपके खिदमत में पेश किया जा रहा है। इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या कंपैरिजन है। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल को शॉर्टकट में भी समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है और लिखा जा सकता है, और तफसील में भी। तो जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है वो सिर्फ पहला पॉइंट देख ले, उसके साथ कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ज़्यादा डीप में जाना चाहते हैं, खासकर अगर वो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या वो एंट्री टेस्ट की तैयारी नहीं करें, एफएससी में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात लेना चाहता है या चाहते हैं, तो वो सारा का सारा देख ले। ये देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनका बॉडी जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है। ठीक है। तो अब जो हमारे पास सेल है, हमने देखा वो 2 तरह के है सेल्स होते हैं। एक प्रोकैरियोट के नाम से है और दूसरा जो है वो यूकैरियोट के नाम से है। जो प्रोकैरियोट है, प्रो के इसके स्टार्ट में आप देखिए उधर प्रो लिखा हुआ है। प्रो का मतलब है बिफोर। तो अगर मैं आपसे लिख दूं तो यहां पर जो प्रो लिखा हुआ है, प्रो का मतलब क्या है? प्रो मीन्स बिफोर। अच्छा, जबकि उसके बाद दूसरा कौन सा लफ्ज है? कैरियोट, कैरियन। कैरियोट जो है ये किसको कहते हैं? ये न्यूक्लियस को कहते हैं। तो अब हमारे पास जो है इसका मतलब आ गया, प्रोकैरियोट मतलब बिफोर न्यूक्लियस, यानी ये वो जानदार हैं जो इस धरती पे, इस ज़मीन पे सबसे पहले आए थे, जिनसे पहले कोई दरख्त नहीं था, कोई मछली नहीं था। अकॉर्डिंग टू द साइंस कोई इस तरह के बाकी जानदार नहीं थे जो आज हम देख रहे हैं। ये ज़मीन पर सबसे पहले ये सेल आया, सबसे पहले ये जानदार आया। ठीक है। इसीलिए उस ज़माने में उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं था, देयर वाज नो न्यूक्लियस। तो उस वजह से इनका नाम रखा गया था प्रोकैरियोटिक सेल। ये ओल्ड जानदारों का जो सेल है वो है प्रोकैरियोट। अब जो दूसरा है ईयू, ईयू का मतलब क्या है? ईयू का मतलब है ट्रू। और मैंने एक और बुक में भी देखा, वहां पर ट्रू के बजाय लिखा था गुड। गुड भी है। और कैरियोट का तो पहले से आपको पता है, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। सो यहां से हम क्या मतलब जो है वो निकाल सकते हैं? ट्रू न्यूक्लियस, गुड न्यूक्लियस, ये क्या है? तो दरअसल ये वो जानदार है जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो प्रोकैरियोटिक सेल के बाद आए। 100 साल लगे, 1000 साल लगे, जितने भी टाइम लगा, उनके बाद जो है ये सेल आया जमीन के ऊपर। तो इसीलिए इसका नाम रखेगा ट्रू या गुड न्यूक्लियस। अब एक और चीज भी बताता चलो, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान एक बहुत वाजिया फर्क है, जो शॉर्टकट स्टूडेंट जो है मानना चाहते हैं, जो कहते हैं जल्दी जल्दी फारिग हो जाए, वो ये पॉइंट है कि अगर मैं यहां पर लिख दूं कि ये भी हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और यहां पर भी हमारे पास एक सेल है, दोनों तरफ हमारे पास सेल है। तो अगर अब अगर हम गौर से यहाँ पे देख लें कि इस सेल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक लंबा सा धागा तो ज़रूर नज़र आएगा, एक धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, जिसका नाम है न्यूक्लियस। दिस इज नॉट न्यूक्लियस, इसका नाम है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। और इस सेल के अंदर भी इस तरह के धागे हैं, लेकिन वो धागे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, मतलब डिफरेंट जानदारों के अंदर बहुत सारे, 1 नहीं, 1 से ज्यादा है, 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 15 है, जो भी है, लेकिन ये है कि उनकी तादाद 1 नहीं है। ठीक है, सिंगल नहीं है। अब देखो यहां पर भी धागे हैं, यानी यहां पर भी हमारे पास क्या मौजूद है? क्रोमोसोम यहां पर भी मौजूद है और क्रोमोसोम यहां पर भी मौजूद है।
बस फर्क क्या है कि इन क्रोमोसोम के आसपास जो है एक पर्दा है जिसको आप लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप उसको नाम दे सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप दे सकते हैं नाम। ये पर्दा जो है इन क्रोमोसोम के आसपास मौजूद है, तो इससे क्या हुआ, एक वाजिया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बन जाता है। क्या बन जाता है, ये जो है ये अब आपके पास क्या आ गया, ये एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमारे पास आ गया। अब ये जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है इसको आप गुड न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ट्रू न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो ये जो जानदार है यूकैरियोट को यूकैरियोट इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पास एक वाजिया न्यूक्लियस है। लेकिन यहां पर जो है अगर आप देखिए यहां पर कोई पर्दा नहीं है, तो यहां पर न्यूक्लियस वाजिया नहीं है, हालांकि क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है लेकिन आसपास वो पर्दा नहीं है। इसीलिए यहां पर हम कहते हैं कि इट इज विदाउट न्यूक्लियस या नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये जो मैंने पहला पॉइंट भी इसलिए लिखा हुआ है, न्यूक्लियस को जो है अगर आप प्रोकैरियोट के बारे में लिख रहे हैं तो ये न्यूक्लियस के बाद आप क्या लिखोगे, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये आपने लिखना है नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इस तरफ आपने लिखना है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके साथ आप फारिग हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप हम मजीद तफसील में जाना चाहेंगे कि इन दो में और क्या क्या फर्क है, तो आइए नंबर 2, दुनिया के वो कौन कौन से जानदार है जिनके पास ये प्रोकैरियोट सेल है और कौन से जानदार है जिनके पास यूकैरियोट सेल है। तो सुन लें, जो आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया का और साइनोबैक्टीरिया का, पूरी दुनिया में ये दो ऐसे जानदार है जो जिनके पास जो सेल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, बस ये दो तरह के जो हमारे पास सेल है, ये हम लोग उनको क्या नाम देंगे, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इनके अलावा जो भी जानदार आपने देखा है या सुना है, कहीं से आपने सुना है या देखा है, वो सारे के सारे यूकैरियोट में आ जाएंगे। अब आप देखो, हाथी है, इंसान है, गाय है, बकरी है, मछली है, जितने भी है, तो इस तरह नहीं है कि अगर कभी एग्जाम में आपके सामने आ जाए कि भाई चावल जो है, चावल कौन सा है, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, तो आप कह रहे हैं कि ये तो सर ने बताया ही नहीं था, सर ने तो कछुआ और सांप का जिक्र किया था, मेंढक का जिक्र किया था, पता नहीं ये चावल प्रोकैरियोट यूकैरियोट नहीं। तो भाई दुनिया का जो भी दूसरा जानदार आ जाए माँ सिवाय इन दो के, बस उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोकैरियोट नहीं है, वो यूकैरियोट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया तो सेल कौन से। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ जहां पर लिखा हुआ है क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पहले भी मैं बता चुका हूं। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट में जहां पर क्रोमोसोम मौजूद है, इस इलाके का नाम है न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड उस जगह को कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है, इनमें बहुत बड़ा फर्क भी है। वो कौन सा फर्क है, आइए आपको बताते हैं कि प्रोकैरियोट का जो क्रोमोसोम है, अगर आप उसको उठाओगे, पहली बात तो ये है कि ये सिंगल होता है, ठीक है, इट इज सिंगल, मतलब इनमें सिर्फ एक ही होगा। अगर आप इस तरफ आओगे तो यहां पर आपको मोर देन वन आपको मिले जाएंगे, मोर देन वन। जैसे इंसान में आप देखिए 46 क्रोमोसोम है, किसी में 24 है, किसी दूसरे जानदार में फिर 16 है, किसी दूसरे जानदार में 7 है, किसी में 10 है, किसी में कितने। तो यूकैरियोट में मोर देन वन क्रोमोसोम है, प्रोकैरियोट में सिंगल क्रोमोसोम है। ये एक आ गया। क्रोमोसोम के हवाले से मजीद बात है हम करेंगे। क्रोमोसोम, अगर आप प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं तो इसके क्रोमोसोम के अंदर आपको ओनली आपको डीएनए नजर आएगा, ओनली आपको डीएनए नजर आएगा। लेकिन अगर आप यहां पर आ जाते यूकैरियोट की तरफ, अगर आप आ जाए, मिसाल के तौर पर ये यूकैरियोट का एक क्रोमोसोम है, दिस इज द क्रोमोसोम ऑफ द यूकैरियोट। अगर यहां पर आप आ जाएं तो यूकैरियोट का जो क्रोमोसोम है, उसके क्रोमोसोम में आपको डीएनए तो नजर आ जाएगा, लेकिन डीएनए के साथ साथ आपको एक खास किस्म का प्रोटीन भी नजर आएगा जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन।
तो ये देखो डीएनए और प्रोटीन दोनों मौजूद है यूकैरियोट के क्रोमोसोम में, लेकिन प्रोकैरियोट के क्रोमोसोम में आपको सिर्फ डीएनए मिलेगा। तो इतना पॉइंट्स आपके साथ साथ आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम जीनोम की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जीनोम थोड़ा सा लास्ट में है, लेकिन ये वाली जो जीनोम वाली बात है इसको भी हम लोग यहाँ पर क्रोमोसोम के साथ ही लिंक करेंगे। जीनोम का मतलब ये है कि क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं उसकी बात हो रही है, जीन्स। अच्छा, और अगर आप क्रोमोसोम के अंदर देखिए तो क्रोमोसोम के अंदर जो है बहुत सारे जीन्स होते हैं जो उस सेल की खसूसियात डिटरमाइन करते हैं, जो उस सेल की एक पहचान बनाते हैं। ये जो जीन्स होते हैं प्रोकैरियोट के केस में इनकी सिंगल कॉपी होती है। सिंगल कॉपी मतलब ये एक जीन है, बस इसका सिर्फ एक ही जीन है, इसका दूसरा कॉपी नहीं है, 2-3 कॉपी नहीं है। लेकिन इस केस में अगर आप इस क्रोमोसोम पर आके देख लें तो यहाँ पर मसला कुछ और है। यहाँ पर हम आपको ये बताते चले कि यहाँ पर चूंकि अगर आप देखिए एक क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम के पार्टनर होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा होते हैं ना, क्रोमोसोम के पार्टनर होते हैं। तो जो जीन यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर पड़ा होता है, इसी तरह का जीन दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी पड़ा हुआ है। तो ये जो है ये एक दूसरे के कॉपी आ गए। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीन के 2, 3, 4, 5 कॉपीज भी हो सकते हैं। सो मोर देन 2 कॉपीज जो है वो पॉसिबल है, 1 कॉपीज वो पॉसिबल है यूकैरियोट्स में। लेकिन प्रोकैरियोट में जो जीनोम है वो हैप्लॉइड भी, इसीलिए इसको हैप्लॉइड बोला जाता है क्योंकि उसके पास क्या है, सिंगल कॉपी होती है, हैप्लॉइड हम बोलते हैं, जीनोम इज हैप्लॉइड। लेकिन यहाँ पर जो जीनोम है वो डिप्लॉइड है, ठीक है, वो डिप्लॉइड है। अच्छा, ये पॉइंट भी यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये चीज़ें आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आ जाते हैं भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिर क्या हो रहा है, इन दोनों सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, इसमें और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मौजूद है। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, यहाँ पर इसकी जो प्रोकैरियोट है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको रिसेप्टर खास नहीं, नो रिसेप्टर। लेकिन हमारे जो यूकैरियोट के सेल्स है वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिसेप्टर्स मिल जाएंगे। ये रिसेप्टर वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मदद से एक सेल दूसरे सेल के साथ राब्ता रखने में मदद रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, इनमें रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर्स के और भी काम होते हैं, चीज़ों का अंदर आना बाहर जाना, ठीक है। तो ये रिसेप्टर इसके सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, यहाँ पर कोई रिसेप्टर नहीं है। इसके अलावा इसके सेल मेम्ब्रेन में आपको स्टीरॉल यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपको नज़र आ जाएगा। कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट, कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनके सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद है। और मैं अपने पिछले चैप्टर में लिपिड के बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे, वहाँ पर हमने कोलेस्ट्रॉल स्टीरॉइड पढ़ा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप टाइप करें तो आपके पास ये लेक्चर भी आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड का। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। नो रिसेप्टर, नो कोलेस्ट्रॉल। ये आपका दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर आके क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं सेल वॉल की तरफ आ जाते हैं। सेल वॉल जो है, अगर आप यूकैरियोटिक के सेल के अंदर आ जाए तो वहां पर भी सेल वॉल मौजूद है। लेकिन याद रखिएगा ये जो सेल वॉल है ये हर यूकैरियोटिक जानदार में नहीं है। सेल वॉल जो है वो कुछ खास यूकैरियोट्स में है, जैसे कि प्लांट में मौजूद है। सेल वॉल जो है ये आपका मौजूद है कहाँ पर, ये प्लांट में मौजूद है, प्लांट का है के पास है मोस्टली। अब आप देखिए फंजाई के पास है, ठीक है, प्लांट में फंजाई के पास है। अच्छा, अब आपने देखना ये है, वैसे ये एलगी के पास भी है। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है वो
किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? वो सेलुलोज से मिलके बना हुआ है, सेलुलोज। और फंजाई में ये जो सेल वॉल है ये काइटिन से बना हुआ है। तो आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो या तो सेलुलोज का बना हुआ होगा या काइटिन का। ये सेलुलोज और काइटिन ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में हम सेलुलोज और काइटिन को भी पढ़ चुके हैं। चले जनाब, अगर आप यहाँ पर आ जाइए तो यहाँ पर जो सेल वॉल है उसका क्या कंडीशन है? वो जो सेल वॉल है वो फिर बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है? वो बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन। यानी इसके सेल वॉल में आपको प्रोटीन नज़र आएगा जो कि लिंक है, किसके साथ लिंक है? कार्बोहाइड्रेट के साथ। कार्बोहाइड्रेट को अगर मैं शॉर्टकट में CHO लिख दूं तो ठीक है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में एक ख़ास अंदाज से लिंक है। उस ख़ास अंदाज से इसको क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकेन। और इसको एक और नाम भी दिया जाएगा, म्यूरिन जो है, ये नाम भी दिया जाएगा ये सेल वॉल। तो इन दोनों के सेल वॉल में भी बड़ा फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लैजेलम की तरफ आ जाते हैं। ये जो फ्लैजेलम है इसके बारे में हमारे पास क्या पॉइंट मौजूद है? अच्छा, और यहाँ पर भी आके देखते हैं फ्लैजेलम में। तो फ्लैजेलम वैसे है क्या चीज़? फ्लैजेलम अगर हम देखें, फ्लैजेलम सिंगुलर अगर है तो फ्लैजेलम कहेंगे, अगर ये प्लूरल है तो उसको फ्लैजेला कहेंगे। ये सेल के आसपास एक ख़ास किस्म का एक धागा होता है, और इस धागे की मदद से जो जानदार हैं वो दो तरह के फंक्शन करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये आपके पास यूकैरियोट का सेल है तो यूकैरियोट सेल में एक लंबा सा आपको धागा नज़र आएगा, एक लंबा सा धागा आपको नज़र आएगा। इस धागे का नाम है फ्लैजिलम। ठीक है, इस धागे का नाम क्या है? फ्लैजिलम। दैट इज कॉल्ड एज फ्लैजिलम। अच्छा, यही इसी तरह का धागा जो है वो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यहाँ पर भी मौजूद है। तो अब हमने करना क्या है, क्या पॉइंट्स इसके साथ, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? पहले आ जाते हैं फंक्शन के बारे में। फ्लैजेला का जो काम है वो है एक सेल को मुकम्मल तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मूवमेंट कराना। एक दूसरी बात, एक सेल के अंदर जो है कभी कभी हमें मूवमेंट नज़र आती है। वो जो मूवमेंट है वो फिर किस चीज़ की मदद से होती है? वो फ्लैजेला के अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो फ्लैजेलम है इसके अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है, उसका नाम क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल एक तो फ्लैजेला की शक्ल में आकर पूरे सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। दूसरे, अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल सेल के अंदर आ गए तो फिर ये सेल के अंदर चीज़ों की मूवमेंट में हेल्प देते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल का दो जो है वो फंक्शन आ गए। अब अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, प्रोकैरियोट का जो फ्लैजेला, अगर वहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर भी इसका काम क्या है कि ये सेल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है उसमें बड़ा फ़र्क है इन दोनों की कंपोजिशन में। जैसे कि वो जो था वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना है। हालांकि माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक अलग किस्म का प्रोटीन है जिसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको जो नाम नज़र आएगा वो है फ्लैजिलिन। ठीक है, वो है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन जो है असल में इस तरह के डाइमर है, दो किस्म के डाइमर प्रोटीन है। इस तरह बहुत सारे डाइमर प्रोटीन मिलके एक लंबा सा धागा बनाएगा। तो इसके प्रोटीन में और उसके प्रोटीन में फ़र्क है। वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है, ये फ्लैजिलिन से मिलके बना हुआ है। अब मज़ीद अगर मैं आपको इसका स्टाइल बताना चलूँ, स्टाइल का मतलब क्या है? स्टाइल मीन्स कि ये धागा किस अंदाज से इसको मूव कराने में मदद है और ये धागा किस अंदाज से। तो स्टाइल बड़ा स्पेशल है। स्टाइल वो है कि जो यूकैरियोट वाला फ्लैजेला है उसका स्टाइल क्या है? वो है लैशिंग मूवमेंट। ठीक है,
या आप कह सकते हैं whipping, that is whipping। धागा जो है इस तरह से अगर आप मूव कराएंगे, राइट, मूवमेंट करते थे, इसका लैशिंग या whipping मूवमेंट। लेकिन ये वाला जो धागा है ये इस तरह से मूव नहीं करता, लैश या whip नहीं करता, ये क्या करता है, ये रोटेट करता हुआ, मतलब ये पानी के अंदर है, ये पानी के अंदर अपने आप को रोटेट करता हुआ जानदार को एक जगह से जगह लेके जाते हैं। सो इट्स स्टाइल इज रोटेशन, ये रोटेट करता हुआ जिस्म को लेके जाएगा। तो कितना डेप्थ में हम लोग अब इसको जो है आज पढ़ रहे हैं कि भाई इसके फ्लैजेला उसके फ्लैजेला ज़ाहरी तौर पर फिजिकली कितना सेम आ रहा है, लेकिन अंदर आप जाओगे तो प्रोटीन भी डिफरेंट है, स्टाइल भी डिफरेंट है। ये खासकर एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो हर पॉइंट को देख रहे हैं ताकि कल MCQs आ जाए उसके लिए परेशानी नहीं होगी। अच्छा, तो ये था आपका अच्छा, फ्लैजेला के हवाले से एक और फ़र्क भी मैं इन दोनों के बारे में बताता चलूँ। अगर आप इस फ्लैजेला को यहाँ से उठा के यहाँ पर आप थोड़ा तफसील से, मतलब ये धागा जो है अगर आप इसको तफसील से दूसरी तरफ बढ़ा करके अगर आप इस धागे को देख लें, बड़ा करके अगर आप इस धागे को बड़ा करके देख लें तो इस धागे के अंदर आपको लंबे लंबे से बारीक बारीक से धागे नज़र आएंगे। ठीक है, ये एक धागा तो है लेकिन इसके अंदर आपको छोटे छोटे धागे नजर आएंगे जिसका नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। तो ये देखो, ये इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल आपको यहाँ पर नजर आएंगे, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको इधर से नजर आएंगे। तो बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक धागा बनाएंगे जिसका नाम है फ्लैजिलम। ठीक है, और याद रखिएगा अगर आपने कभी नाम सुना हो सीलिया या सीलियम, सीलिया भी इन्हीं चीज़ से बना हुआ है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि सीलिया तादाद वाइज बहुत ज़्यादा होते हैं और छोटे होते हैं, लेकिन फ्लैजेला अक्सर एक होता है और बड़ा होता है। ठीक है, वैसे ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। अब आप देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर दो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो इस तरह से अरेंज हुए, 2 2 2 2, और कितने 2 2s आ रहे हैं, कितने 2s आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 2s इसको हम लोग 9 लिख लेते हैं। और बीच में जो है, बीच में दो और माइक्रोट्यूब्यूल बिल्कुल फ्री है तो उसको हम लोग 9+2 अरेंजमेंट बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट, यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इस तरह से कतार में जोड़े की सूरत में होंगे और दो जो माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इज 9+2 अरेंजमेंट। ये 9+2 अरेंजमेंट यूकैरियोट के फ्लैजेला में मौजूद है, लेकिन इस तरह यहाँ पर कोई 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं है। तो फ्लैजेला के हवाले से हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए दोनों के हवाले से, स्टाइल, कंपोजिशन और अरेंजमेंट। जीनोम तो हो गया भाई। राइबोसोम की तरफ अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर अगर मैं बता दूं कि ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, और अगर हम यहाँ पर आके देख लें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ पर आपको राइबोसोम जो है वो नज़र आएंगे, यहाँ पर छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे छोटे छोटे से दानेदार स्ट्रक्चर्स हैं, और ये आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे, एक यूकैरियोट सेल के अंदर भी आपको नज़र आएंगे। इन दोनों में फ़र्क है, फ़र्क ये है कि अगर आप इस राइबोसोम को बाहर निकाल कर अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर आपको 2 हिस्से नज़र आएंगे, एक छोटा हिस्सा नज़र आएगा, एक बड़ा हिस्सा नज़र आएगा। इन दोनों को कुल अगर आप मिलाओगे, एक छोटे हिस्से को और बड़े हिस्से को, तो इनका जो आपका नंबर वाइज इसकी पहचान हम करते हैं वो है 70S इसका साइज़ है। ये S सेवडबर्ग के लिए है, और पिछले लेक्चर में हमने उसमें पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगेशन में कि जब हम सेल के अंदर की चीज़ों को अलग करते हैं तो उसकी जो कंटेंट है उसको घुमाते हैं ट्यूब के अंदर, बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, स्पिन करते हैं ख़ास रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। तो ये यूनिट S जो है सेवडबर्ग का जो यूनिट है ड्यूरिंग सेपरेशन जो लोग स्पिन करते हैं, ये S उसके लिए है। तो ये इस स्पीड पे आप कह सकते हैं कि हमें अलग हुआ, हमें मिला, इसीलिए हम इसके साथ 70S लिख देते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर राइबोसोम को उठा के देख ले तो इसमें भी जो है एक छोटा हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा है। अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो इनका जो स्पीड यूनिट है वो है 80S।
तो ये फ़र्क है इनका 70s और 80s। और पता है इससे हमें कितना बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। जब कोई जरासीम इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसके ख़िलाफ़ जब आप दवाई देते हैं तो उनमें से कुछ ऐसे दवाई होती है जो राइबोसोम पे जाकर अटैक करते हैं। तो जब हम दवाई देते हैं वो दवाई जरासीम का राइबोसोम पर अटैक कर लेता है, हमारे बॉडी के अंदर जो राइबोसोम है उस पर अटैक नहीं कर सकता, यानी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारा जो राइबोसोम है वो 80s का है, लेकिन बैक्टीरिया का जो राइबोसोम है वो 70s का है। इस तरह से ड्रग के अंदर थोड़ी सी सिलेक्शन आ जाती है, सेलेक्टिविटी आ जाती है कि वो एक ख़ास टारगेट को जो है वो सेलेक्ट कर रहा होता है। तो ये थोड़ा सा ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बता दिया। राइबोसोम हो गया, फंक्शन दोनों का सेम है, ये भी प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ये भी प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेता है। अच्छा, उसके बाद है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन पर क्या चीज़ है? साइटोस्केलेटन जो है ये एक ख़ास किस्म के धागे होते हैं जो हमारे सेल के अंदर होते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जहाँ पर इसका काम क्या होता है? शेप को बरकरार रखना, मूवमेंट में मदद करना, मूवमेंट इन शेप को बरकरार रखते हैं। तो ये जो धागे हैं ये सेल में मुख्तलिफ जगहों पर आपको नज़र आएंगे, धागे नुमा स्ट्रक्चर है। इनको हम लोग साइटोस्केलेटन कहते हैं। इनका नाम जो है वो है एक्टिन फिलामेंट है, इसके साथ ही माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अभी इसका जिक्र भी आपके सामने हुआ था माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल है, एक्टिन फिलामेंट है। तो ये जो धागे हैं जिनका काम ओवरऑल सेल का शक्ल बरकरार रखना, सेल को सपोर्ट देना, मूवमेंट में मदद करना, इन धागों को मजमूई तौर पर साइटोस्केलेटन कहा जाता है। ये धागे यूकेरियोट में मौजूद हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में ये धागे मौजूद नहीं है। अच्छा, सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? एब्सेंट, वहाँ आप लिखोगे प्रेजेंट। अब आ जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज की हम बात करते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ये पॉइंट को मुझे यहाँ पर लिख देना चाहिए था। ये भी बड़ा स्पेशल पॉइंट है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो सेल के अंदर रहकर एक खास किरदार अदा करते हैं, एक खास फंक्शन करते हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है अगर आप गौर से देखिए, सेल के अंदर जो है मिसाल के तौर पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। सेल के अंदर हमारे पास गोल्जी बॉडीज मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, ठीक है, न्यूक्लियस है, साथ साथ यहाँ पर आपके पास लाइसोसोम है। तो अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखें ना, इन सब को कहते हैं ऑर्गेनेलीज, इनको कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें इन सब को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड। क्यों मेम्ब्रेन बाउंडेड? अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया पर गौर से देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके आसपास जो है आपको मेम्ब्रेन नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? एक आपको मेम्ब्रेन नज़र आएगा। किसी में एक मेम्ब्रेन है, किसी में डबल मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन की वजह से इसको क्या नाम दिया गया? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ये चीज़ें यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो अगर इधर आप देखें, यहाँ पर आपने क्या लिखना है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर आपने लिखना है एब्सेंट, आपने लिखना है एब्सेंट। कोई माइटोकॉन्ड्रिया आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा, कोई गोल्जी बॉडीज आपको इधर नजर आएगा, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये आपको यहाँ पर नजर आएंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कभी क्वेश्चन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से, खासकर वो कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस, ये सेल का पावर हाउस है, तो ये सेल को एनर्जी भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर सेल किस तरह अपने आप को सर्वाइव करता है, अपने लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन, एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं? तो सुन ले, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम होते हैं जो एनर्जी हमारे लिए बनाते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए करते हैं, ठीक है। वो एंजाइम इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर वो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, लेकिन वो एंजाइम ज़रूर हमारे पास मौजूद है जो कि बैक्टीरिया के
प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन के साथ वो एंजाइम अटैच है, इसीलिए यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया वाला फंक्शन यहाँ पर हो सकता है, बल्कि हो रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर उसका प्रॉपर शेप मालूम है, यहाँ पर उसका शेप नहीं है। एंड देन लास्ट में हम रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन के साथ अगर मैं एक और लफ्ज़ लिख दूँ सेल डिवीजन तो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर मैं सेल डिवीजन लिखूँगा, तो ये रिप्रोडक्शन के साथ साथ मैंने क्या लिखा, सेल डिवीजन अगर हम लोग लिखते हैं। तो भाई सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पर कोई माइटोसिस नहीं है, नो माइटोसिस, नो मियोसिस। अब ये माइटोसिस और मियोसिस सेल के डिवीजन का टाइप्स हैं। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, दोनों में क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है। मियोसिस में एक सेल से दूसरा सेल बन जाता है, लेकिन जो दूसरा सेल बन जाता है या एक सेल से जब दो सेल बन जाते हैं तो दोनों सेल में क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है, इसको मियोसिस बोलते हैं। और मियोसिस से गैमीट्स बनते हैं, यानी अंडा और स्पर्म बनता है, जो बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो यूज होता है। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेरे भाई यहां पर प्रोकैरियोट के केस में नो मियोसिस नो माइटोसिस। जब नो मियोसिस है तो इसका मतलब है कोई एग और स्पर्म का जिक्र यहाँ पर नहीं है। जब एग और स्पर्म नहीं है, गेमीट नहीं है, मतलब आप ये भी लिख सकते हैं नो गेमीट। अगर यहाँ पर गेमीट ही नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो ये इसका सेल किस तरह डिवाइड करते हैं भाई? इसका सेल डिवाइड करता है, लेकिन उसका डिवीजन एक सेल अपने आप को किस तरह दो सेल में जब डिवाइड कर लेते हैं, एक सेल से दो बन जाते हैं, कोई शक ही नहीं है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हम उसको नाम देते हैं, बाइनरी फिजन। यानी ये नहीं है कि प्रोकैरियोट के सेल डिवाइड नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है? बाइनरी फिजन। एक सेल सिंपली डिवाइड हो जाता है दो में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर जो आपका यूकैरियोट सेल है, यूकैरियोट सेल में बाकायदा तौर पर यहाँ पर आपको मियोसिस नजर आएगी, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर माइटोसिस भी है। मियोसिस में आपके पास गेमीट्स बनेंगे। गेमीट्स का मतलब ये है कि आपके पास अंडा बनेगा और स्पर्म बनेगा। अंडा और स्पर्म जैसे ही आ जाते हैं तो हमें किस चीज़ की याद दिलाएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमें याद दिलाएगा। तो याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एग और स्पर्म की मिलावट होती है। लेकिन अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दरअसल बैक्टीरिया में इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है कि गेमीट बन रहे हैं। गेमीट के लिहाज से अगर देखा जाए सो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप डीएनए के कम्बिनेशन की बात करते हैं, डीएनए की रिकम्बिनेशन, डीएनए कम्बिनेशन, बिल्कुल फिर सही है, फिर ये पॉसिबल है। हमने सुना है कि भाई एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो एक बैक्टीरिया का डीएनए है वो दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर आ सकते हैं। एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स हो सकता है। तो डीएनए जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन है वो पॉसिबल है, और हमने इस जेनेटिक रिकम्बिनेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दिया हुआ है। तो उस पॉइंट से यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट अगर आप देखें। लेकिन उस पॉइंट से कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है कि जैसे मेल और फीमेल गेमीट अंडा और स्पर्म बन जाते हैं, वहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इसके साथ ही सारा का सारा जो कंसाइज और डिटेल लेक्चर आपको मैंने दे दिया। होप आपको समझ आ गया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने माइंड को पॉजिटिव से पॉजिटिव रखा करे हमेशा की तरह, जैसे मैं बोलता रहता हूँ। ख़ुद पर ज़्यादा ध्यान दिया करे, कौन कौन सी कमी है आपके अंदर, उस कमी को जांच ले। अगर आपने ये अपने साथ ये तय कर लिया कि मैं एक मुकम्मल इंसान हूँ, मेरे अंदर सारे की सारी अच्छाइयाँ आ चुकी है,
मेरे अंदर मज़ीद अच्छाई नहीं आ सकती, बस मैं परफेक्ट हो गया हूँ, तो सुन ले आप दुनिया के खोखले तरीन इंसान कहलाओगे। आप अपने आप को हमेशा ये कहो कि मैं खाली हूँ, मेरे अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें अभी तक आई नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें नहीं आई है। अगर आपने अपना ये माइंड का दरवाज़ा खोल दिया पॉजिटिविज़म के लिए, यानी आपने ये नहीं कहा कि बस मैं परफेक्ट हूँ, तो आपके जिस्म के अंदर इतने सारे चीज़ें पॉजिटिविज़म में आ जाएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और अगर आपने कहा कि मेरे अंदर सब कुछ है, ना तो आप दूसरों की मानोगे और हमेशा अपने आप को जो है सुपीरियर कंसिडर करोगे, तो आप कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो हम देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।